हमने लास्ट क्लास में जो कवर अप किया था दैट वाज अबाउट, इसमें जूम क्लास, वो था कि मोलर कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये टॉपिक मैंने स्टार्ट करा दिया था थोड़ा सा, आई जस्ट रिपीट इट वंस अगेन, थोड़ा सा ध्यान से समझना। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, देखो इधर, लैम्डा मोलर and effect of concentration on it, ये टॉपिक है। ठीक है, तो we want to understand molar conductance and what is the effect of concentration on molar conductance. लैम्डा मोलर यानी मोलर कंडक्टेंस, बेटे इसके लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप था, दैट इज लैम्डा मोलर इज इक्वल टू लैम्डा मोलर इंफिनिटी, दिस वैल्यू। अब ये जो लैम्डा मोलर इंफिनिटी मैंने लिखा है, दिस वैल्यू, ये बेसिकली सेम सिंबल था, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये जो फॉर्मूला हमें दिया है, दिस वाज गिवन बाय या नेम्ड एज डिबे-हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन। दिस इज डिबे-हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, इसमें आप ये समझ पा रहे हो कि मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के साथ रिलेट हो रहा है। तो मोलर कंडक्टेंस का कंसंट्रेशन के साथ कोई रिलेशनशिप है, दिस इज वेरी मच क्लियर ना, फॉर्मूला इक्वेशन बता रहा है। तो आप ये कहोगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और इस इक्वेशन में साफ दिख रहा है कि मोलर कंडक्टेंस और रूट ऑफ कंसंट्रेशन, इन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है। यहां तक बताओ, समझ आया? ये फॉर्मूला आया कैसे? वो कहते हैं अगर हम मोलर कंडक्टेंस को रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट कर दें तो आपको एक नेगेटिव स्लोप नजर आती है, यानी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और उसका जो इंटरसेप्ट है उसको हम कहते हैं लैम्डा मोलर इंफिनिटी, और जो स्लोप है वो नेगेटिव है और वो बी के इक्वल है, माइनस बी है। इट मीन्स जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी मोलर कंडक्टेंस कम होती जाएगी, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है, और अल्टीमेटली वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बन सकती है। दोबारा देख सकते हो आप, आई रिपीट, एज वी आर गोइंग फॉर कंसंट्रेटिंग द सॉल्यूशन, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो मोलर कंडक्टेंस कम हो रही है, अगर आप कंसंट्रेशन को कम करोगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, राइट? और बढ़ते बढ़ते जब इस पॉइंट पे आएगी तो आप लोग इसे हम बोल देंगे, इस वैल्यू को हम बोल देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या लैम्डा मोलर इंफिनिटी, या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution। इतना मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया भी था। यहां तक बताओ बेटे, समझ आया सबको? डन? अब इसका मतलब ऑन डाइल्यूशन, ध्यान से देखना, डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन को कम करना, यानी बैकवर्ड इधर जाना है, इस तरफ से उस तरफ, जीरो की तरफ। तो ऑन डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूट करते हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो मोलर कंडक्टेंस क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो आप कहोगे ऑन डाइल्यूशन लैम्डा मोलर इंक्रीजेस। क्वेश्चन अराइजेस क्यों? वो कहते हैं बिकॉज जब आप पानी डालते हो
तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पर आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। और जब आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली आयंस तेज तेज चलेंगे और कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो डाइल्यूट करने पे क्या हुआ, हम कहते हैं आयनिक मोबिलिटी जो है बढ़ गई है, दैट्स द रीजन कि कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। ये मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, अगर कोई और इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसकी लाइन कुछ और आएगी। यानी आप डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ प्लॉट करते तो आपको हर बार एक स्ट्रेट सी लाइन नजर आती जो कि थोड़ा सा नेगेटिव स्लोप के साथ है, लेट सपोज XY है ये, तो आप कहोगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वेशन, यानी आप कह सकते हो Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन इज ओबेड, Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन इज ओबेड। और अगर बेटे ये इक्वेशन ओबे हो रही है, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि वाकई स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है। यानी हर बार जब आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे, हर बार एक स्ट्रेट लाइन कर्व ही बनेगा। और ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हर बार लैम्डा मोलर इन्फिनिटी कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी लैम्डा मोलर इन्फिनिटी हम दोनों जगह पर निकाल सकते हैं। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, XY की, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, फॉर AB, राइट? समझ आया? तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सब कुछ कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहां तक हमारा एक टॉपिक कवर अप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा नहीं हुआ। हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये वैलिड था, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यही ग्राफ बनाया, दिस इक्वेशन इज नॉट ओबेड। तो आपकी ये इक्वेशन सिर्फ किसके लिए वैलिड थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं था। हाँ जी बेटे, यहां तक देखो, एनी डाउट इफ यू हैव? हाँ जी मैम, बोलो बेटे। हाँ जी बोलो, ग्राफ में क्या डाउट है? ग्राफ तो बेटे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है मेरे पास, हम लैम्डा m को कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, yx और ये c है, ठीक है। तो आपने जैसे ये कहा कि इट्स गोइंग टू बी द कांस्टेंट, आप कहते ये मल्टीपल है, तो जो उसका मल्टीपल है b, वो बनता था स्लोप। ये क्या है हमारा x एक्सिस पे, ये क्या है y एक्सिस, तो आप कहते हैं ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा होता था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, याद है? तो सेम इक्वेशन है, आपने लैम्डा मोलर को लिया है y एक्सिस पे, कंस्टेंट ये c कांस्टेंट है, ये आपका इस यहाँ पे आ रहा है लैम्डा मोलर इंफिनिटी, m इज द स्लोप, और x एक्सिस पे जा रहा है रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू, आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख लो, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? वैसा आ जाए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपके पास सेम ग्राफ, इट्स गोइंग टू हैव अ डिफरेंट शेप, lambda molar versus root of concentration, and we have this type of graph. यानी अब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको नजर आ रहा था वैसा तो बिल्कुल ही नहीं।
Now in this graph we are having lambda molar versus root of concentration, and the graph is having a different shape as compared to the normal strong electrolyte curve. तो lambda molar dilution के साथ साथ increase कर रही है, and then there is a sudden increase और फिर वो parallel हो जाता है. तो natural है, lambda molar infinity cannot be known, क्योंकि आपकी straight line तो बनी ही रही ना. By experiment, यानी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो और बाय यूजिंग ग्राफ भी तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी. तो कहते हैं हमने तो लैम्डा मोलर इन्फिनिटी प्लॉट किया था अलोंग विद कंसंट्रेशन, तो जो पॉइंट्स आ रहे हैं दोस पॉइंट्स आर नॉट गोइंग टू गिव अस स्ट्रेट लाइन, वो पॉइंट ऐसी लाइन बना रहे हैं. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एक प्रॉब्लम में फंस गए, वो ये थी कि वी कांट कैलकुलेट लैम्डा मोलर इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि आफ्टर ऑल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसा क्यों हो रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आ रहा. सो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसका ग्राफ आपके पास कैसा है, स्ट्रेट लाइन. और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं आ रहा. तो रीजन फॉर दैट इज, पहले तो उन्होंने रीजन सोचा, वो आपसे कहते हैं रीजन इज बिकॉज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स lambda molar depends on concentration as well as alpha, that is degree of dissociation. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा 1 नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो अल्फा 1 था. अब वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आपका पहले से 100% डिसोसिएटेड था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड नहीं है. अब therefore we can say on dilution, जब आपने इसे डाइल्यूट किया दो काम हुए, एक तो अल्फा इंक्रीज करने लग गया और दूसरा आयनिक मोबिलिटी भी इंक्रीज कर रही थी. तो one part is alpha increases and the second part is ionic mobility increases. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ रहा है और आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ रही है, इसलिए आप ये कह सकते हो दोनों ही फैक्टर उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. तो जैसे आपने उसे डाइल्यूट किया, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी और आयनिक मोबिलिटी दोनों इंक्रीज करते करते उसको एक शार्प इंक्रीज दे रहे हैं. अल्टीमेटली वो एक पैरेलल लाइन बन जाएगी और लैम्डा मोलर इन्फिनिटी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. तो वो आपसे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि व्हाई इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी आर नॉट गेटिंग स्ट्रेट लाइन, व्हाई वी कांट कैलकुलेट लैम्डा मोलर इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. कौन सा फैक्टर है, रीजन एक्सप्लेन करना है. तो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू एक्सप्लेन. बोलो जी, यहाँ तक समझ आया? एनी डाउट इफ यू हैव? अब क्वेश्चन राइजेस कि क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा मोलर इन्फिनिटी कभी भी नहीं निकाल पाएंगे या हम निकाल पाएंगे? तो अब वो कहते हैं कि वी कैन हैव वन लॉ. हमारे पास एक लॉ है, दैट इज कॉल्ड कोलरॉश लॉ. वी आर हैविंग कोलरॉश लॉ. ये जो लॉ है, दिस इज द लॉ विद द हेल्प ऑफ विच we can calculate lambda molar infinity of weak electrolyte. तो अब हम पहले ये लॉ समझेंगे और फिर इसके बाद हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा मोलर इन्फिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है जी, करें. कोलरॉश लॉ क्या है? दिस इज अ लॉ related to independent migration of ions.
independent migration of ions। पहला पॉइंट ये है, ये लॉ कहता है कि कोई भी आयन दूसरे आयन की वजह से इफेक्टेड नहीं होता। यानी अगर Na पॉजिटिव सोडियम आयन है और उसकी वैल्यू हमें पता है, तो क्लोराइड आयन की जो वैल्यू है वो भी अगर हमें पता चल जाए, तो सोडियम की वैल्यू को क्लोराइड की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। मान लो सोडियम की वैल्यू है x और क्लोराइड की वैल्यू है y। आप सोडियम के साथ आप क्लोराइड की जगह पे ब्रोमाइड डाल दो, तो क्या वैल्यू को फर्क पड़ेगा? तो कहते हैं सोडियम की वैल्यू तब भी x ही रहेगी, उसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे ही हम किसी की भी आयनिक, आप क्या कर रहे हो, मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं हर आयन की अपनी एक इंडिपेंडेंट मोलर कंडक्टेंस होती है और उस वैल्यू को दूसरे आयन के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। यानी एवरी आयन, अगर मैं ध्यान से समझूं तो वो कहना चाह रहा है कि एवरी आयन has its own value of limiting molar conductance, which is independent of the other ion present along। दूसरा कौन उसके साथ रह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, करें कैसे, दोबारा सुन लेते हैं। वो कहना चाहते हैं जैसे आपका एक IQ है, ऑल ऑफ यू आर हैविंग सम IQ। अगर मैं आपके साथ किसी नए स्टूडेंट को बिठा दूं तो उससे आपके IQ को फर्क नहीं पड़ता, आपके बिहेवियर को फर्क पड़ सकता है, लेकिन आपके अंदर का जो दिमाग है, जो आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, अच्छा बुरा, कुछ सीख सकते हो, कुछ छोड़ सकते हो, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हमारे पास यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, DNA में कोई चेंज नहीं आता, IQ को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स गोइंग टू बी द सेम। ऐसे वो कहते हैं कि हर आयन की अपनी एक लिमिटिंग वैल्यू है। आपने अगर मान लो, मैंने लिखा, देखो जरा, लैम्डा मोलर इंफिनिटी ऑफ सोडियम, मान लेते हैं मैंने आपसे कहा बेटा ये वैल्यू A है, तो लैम्डा मोलर इंफिनिटी ऑफ क्लोराइड, लेट अस सपोज ये B है, लैम्डा मोलर इंफिनिटी ऑफ ब्रोमाइड, लेट अस सपोज C है, लैम्डा मोलर इंफिनिटी ऑफ पोटेशियम, लेट अस सपोज D। तो अगर मैं लिखूं NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आप कहोगे लैम्डा मोलर इंफिनिटी इज गोइंग टू बी सोडियम की वैल्यू A और क्लोराइड की वैल्यू B। आप बताओ अगर मैं लिख दूं सोडियम ब्रोमाइड, तो लैम्डा मोलर इंफिनिटी क्या होगा? क्या सोडियम की वैल्यू को फर्क पड़ेगा? A प्लस C, करेक्ट। अगर मैं लिख दूं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, तब D प्लस B और यहाँ पे D प्लस C। ठीक है जी। अब वो कहते हैं अगर हमने लैम्डा मोलर इंफिनिटी ऑफ सल्फेट E लिख दिया होता, if we write lambda molar infinity of sulfate as E, तो what is lambda molar infinity of sodium sulfate? तो हम कहेंगे सोडियम 2 बार है, तो 2A, सल्फेट 1 बार है E। Can you tell me what is the value of potassium sulfate then? 2D plus E।
राइट? ठीक है बच्चे, तो क्या समझ आया हमें क्लियर हुआ कि लैम्डा मोलर इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो हर आयन की अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू है, उसको किसी दूसरे के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू एग्री? ओके, डन। अब बताओ, कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस, ये बात समझ आ रही सबको? यस मैम। अब इस लॉ में हमने ये सीख लिया कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग, इससे फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से इसे नोट कर लो और फिर हम आगे चलें। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉश लॉ। अब हम एप्लीकेशंस कर लेंगे। मिटा दूं? यस मैम। अब कॉलरॉश लॉ की वैलिडिटी देख लेते हैं। बेटे कॉलरॉश लॉ, इसकी हमें चाहिए अब एप्लीकेशंस एंड वैलिडिटी। तो कहते हैं कि अल्फा शुड बी नियर टू 1, कंसंट्रेशन शुड बी अप्रोचिंग टू 0। इस मोमेंट पे लैम्डा मोलर इंफिनिटी ऑफ आइंस इज फिक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर आइंस। ऐसा क्यों होता है? तो कंडीशन हमने क्या किया, अल्फा 1 यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया 100%, कंसंट्रेशन हो गई 0 यानी बिल्कुल ही 0 कंसंट्रेशन इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन द आयंस जो है वो अब कितना होगा, नियर टू इंफिनिटी यानी वेरी 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 लार्ज, यानी आयंस अब एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि अब वो एक दूसरे पे बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, सिर्फ तभी आप इस लॉ को लगा पा रहे हो। अब हमारे पास टॉपिक आता है एप्लीकेशंस, यानी फायदा क्या है, हमने पढ़ भी लिया, डेफिनेशन भी कर ली। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉश लॉ? तो अब पॉइंट ये है कि हमने लॉ पढ़ा है, उसका हमें यूज क्या करना है, वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस लॉ। करें स्टार्ट, यहाँ तक पहले देख लो। कॉलरॉश लॉ में किसी का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। नो डाउट। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, लैम्डा मोलर इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड। तो एप्लीकेशन नंबर 1, lambda molar infinity of weak electrolyte can be calculated। आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा मोलर इंफिनिटी कॉलरॉश लॉ से यूज कर सकते हो। हमने ये कहा था ना कि कॉलरॉश लॉ से कोई यूज होना चाहिए, यानी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा मोलर इंफिनिटी निकाल नहीं पा रहे थे, तो कहते हैं इससे निकाल पाएंगे, वी कैन डू दैट। कैसे, देखो जरा, आप बताओ NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है यहां तक?
NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एसिटिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम एसीटेट भी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप लिख सकते हो पहले वो लिख लेते हैं। इनकी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी फ्रॉम द हेल्प विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और अब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख लिया, दैट इज एसिटिक एसिड। इन सब वैल्यूज से मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहती हूं, ठीक है? वो कहते हैं जरा देखो आपको चाहिए क्या, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। मुझे एसीटेट आयन चाहिए और H पॉजिटिव चाहिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड? H पॉजिटिव और एसीटेट। क्या आपके पास यहां है? एसीटेट और ये रहा H पॉजिटिव। तो जो आयन्स आपके रिक्वायर्ड है उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को प्लस कर दो, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, HCl को और सोडियम एसीटेट को। और जो आपको फिर नहीं रिक्वायर्ड है, देखो जरा मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने आपसे कहा HCl प्लस सोडियम एसीटेट कर दो। अब मुझे बताओ क्या है जो मुझे नहीं चाहिए, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ? Cl एंड सोडियम। तो माइनस क्या कर दोगे? NaCl करके देखो। HCl प्लस सोडियम एसीटेट माइनस NaCl, तो वो कहते हैं इसमें क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन माइनस सोडियम आयन माइनस क्लोराइड आयन। क्लोराइड एंड क्लोराइड कैंसल्ड, सोडियम एंड सोडियम कैंसल्ड, तो बच गया ना एसिटिक एसिड। चेक करो, हो गया ना अलजेब्रा जैसा, राइट? समझ आया? एक बार आप फिर से बताओगे। बेटा हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इन सब की लैम्डा मोलर इन्फिनिटी हमें पता है कि हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये मान लो लैम्डा मोलर इन्फिनिटी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये सब तो मुझे मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप ग्राफ बनाओगे आंसर आ जाएगा। अब वो कहते हैं मुझे इसकी वैल्यू चाहिए और इन सबको मैं यूज कर सकती हूँ। तो मैंने आपसे कहा मुझे दो आयन्स चाहिए होंगे, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन। मैंने यहाँ ढूंढा, एसीटेट यह रहा और H पॉजिटिव यहाँ छिपा हुआ है। हम जो हमें चाहिए उनको प्लस कर देंगे। मैंने इसको और इसको प्लस कर दिया। और जो नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? अब सोडियम भी नहीं चाहिए था, क्लोराइड भी नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर देंगे। मैंने NaCl उसमें से माइनस कर दिया। क्वेश्चन में गिवन है कि वैल्यूज इन सब वैल्यूज गिवन होंगी, आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और करते हैं। देखो गिवन वैल्यूज मैं लिख ही देती हूँ कि गिवन वैल्यूज आर लैम्डा मोलर इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, क्या आप कह सकते हो। आपको गिवन है अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको गिवन है और NaCl गिवन है। ध्यान से देखते जाओ। HCl भी गिवन है, यानी एट रैंडम वो 5-6 वैल्यूज आपको दे रहे हैं और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। अब सोच के बताओ इन सब वैल्यूज में से आपको किसकी जरूरत है, विच वन इज रिक्वायर्ड फॉर यू, क्या चाहिए?
NH4Cl plus NaOH minus NaCl. यस करेक्ट। इसका HCl की जरूरत नहीं पड़ी है ना, तो आप मुझे कहोगे कि मैम NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl कर दें तो आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा लैम्डा मोलर इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर वो वैल्यूज गिवन हो तो बस वैल्यूज पुट की और आंसर, दैट्स ऑल। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसी डाटा से मुझे वाटर की वैल्यू निकाल दो, लैम्डा मोलर इन्फिनिटी ऑफ वाटर निकाल सकते हो। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डाटा ये है। करो सर। NaOH और HCl माइनस कर देंगे बाद में NaCl। वाटर का मतलब है HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसको और इसको प्लस कर देते हैं तो आप होंगे NaOH प्लस HCl माइनस NaCl, आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक और करो क्वेश्चन। बेरियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे गिवन है। 4 मैंने दे दी, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी होती है। अब आपको ये 4 गिवन हो तो क्या आप बेरियम सल्फेट की वैल्यू निकाल सकते हो? कैन यू कैलकुलेट लैम्डा मोलर इन्फिनिटी ऑफ बेरियम सल्फेट? ये गिवन है सारे। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट माइनस NaOH। एक NaOH माइनस करोगे कि 2 NaOH माइनस? दो हैं। तो आप कहोगे बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट माइनस 2 NaOH। ठीक है, आ जाएगा सबका आंसर। देख लो एक बार बेटा फिर से। यस। क्या आप मोलर इन्फिनिटी ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो? कैन यू डू दैट? बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 माइनस 2 बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसको मत डालो, इन्हीं को यूज करो बस। या फिर वो हो जाएगा NaOH प्लस H2SO4 माइनस Na2SO4। नंबर एक है NaOH, 2 NaOH है। देखो आपने मुझे कहा NaOH प्लस H2SO4 माइनस Na2SO4, इसको ठीक कर दो बस। ये है सीक्वेंस ठीक है, नंबर गलत है, मतलब 2 3 1 गलत है, बाकी ठीक है। बताओ किसको कैसे करूं कि आंसर आ जाए, क्योंकि इसमें तो सोडियम कैंसिल नहीं हो रहा। और तो क्या एक वाटर मॉलिक्यूल का आंसर आएगा? क्या फिर एक वाटर मॉलिक्यूल का आंसर आएगा बेटे? 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे सर। फिर हमें तो एक चाहिए ना, पूरी इक्वेशन को हाफ कर। ये आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए बन जाएगा। अगर आपको 1 वाटर मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो आपको लेना चाहिए था NaOH प्लस हाफ सल्फ्यूरिक एसिड माइनस हाफ Na2SO4, या फिर इस पूरी वैल्यू को बाय 2। चेक करें, समझ आया कैसे किया मैंने? ध्यान से देखो बेटा, समझ आया सबको ये बात?
जो भी चाहिए बनना वही चाहिए ना। अगर मान लो आपसे 10 + 10 is 20, 20 - 5 is तो आप हो गए 15। लेकिन अगर मैं 10 की जगह पे 20 - 5 करूं तो आंसर तो नहीं बनेगा। वो आपसे कह रही है सिंपल अलजेब्रा है, बस a + b + c + d - a + b, तो क्या आंसर आएगा, ऐसा कुछ। तो वो आपसे कह रहे हैं कुछ ध्यान से सोचो कि अलजेब्रा को लगाने के लिए आपका आंसर इसी के इक्वल आना चाहिए। अगर आपने 2 के लिए निकाला है तो उसको हाफ कर दो, अगर आप 1 के लिए निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा। राइट, समझ आया बेटा? Yes, ma'am. तो ये हमारे पास था बेरियम सल्फेट एटसेट्रा। हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन समझ आ गई हमें ये वैल्यूज दी जाएंगी और हमें इस तरह से कुछ कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन पे पहुंच जाते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट can be calculated. हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड अल्फा, वो कहते हैं लैम्डा मोलर C अपॉन लैम्डा मोलर इंफिनिटी। सोचो जरा, ये ग्राफ है, वो कह रहे हैं किसी भी कंसंट्रेशन पे आप लैम्डा मोलर, ये रूट ऑफ कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास है लैम्डा मोलर। तो नेचुरल है हर कंसंट्रेशन पे एक लैम्डा मोलर तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। और लैम्डा मोलर इंफिनिटी कहां से आएगा? लैम्डा मोलर इंफिनिटी फ्रॉम कोलरॉश लॉ। तो अगर आपने लैम्डा मोलर C निकालना हो तो हम कहते हैं कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। मोलारिटी मतलब C कंसंट्रेशन। आप C लिख सकते हो या फिर मोलारिटी लिख सकते हो। वो कह रहे हैं ये तो हमें निकालना आता ही है, उसको डिवाइड किससे कर देंगे? लैम्डा मोलर इंफिनिटी से। और इन दोनों की रेशियो आपको क्या बता देगी? अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा मोलर C बाय लैम्डा मोलर इंफिनिटी करोगे तो वो अल्फा आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ योर कोलरॉश लॉ। समझ आया सेकंड एप्लीकेशन? Yes, ma'am. आपको कहते हैं अगर आपने अल्फा निकाल लिया है तो डेफिनेटली अल्फा मतलब इक्विलिब्रियम का टॉपिक करने लग गए हम, है ना? अब वो कहते हैं अल्फा से क्या आ सकता है? थर्ड एप्लीकेशन इज Ka, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। कौन से एसिड्स? नेचुरल है वीक एसिड्स। तो Ka निकाल सकते हो। Ka क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अगर मुझे Ka निकालना है, C मेरे पास है, अल्फा मैं यहां से निकाल लूंगी तो ये आ जाएगा C इंटू लैम्डा मोलर C अपॉन लैम्डा मोलर इंफिनिटी इट्स होल स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा मोलर C अपॉन लैम्डा मोलर इंफिनिटी। जैसे आप Ka निकाल सकते हो, सिमिलरली Kb that is ionization constant of base, वो भी निकाल सकते हैं। वो कहते हैं फॉर्मूला तो सेम ही है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये भी निकल जाएगा। इट मीन्स वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर किया था उस चैप्टर में जब जब आपको अल्फा की जरूरत महसूस हुई थी, दैट वाज अल्फा दैट वाज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ योर इलेक्ट्रोलिसिस यानी कोलरॉश लॉ। अल्फा आप यहां से निकालते हो और उस चैप्टर में यूज करते हो। सेम वे देखो जरा, अगर मान लो AgCl है तो ये डिसोसिएट किया टू गिव अस Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो कहते हैं ये सॉल्ट है। ऐसे सॉल्ट्स का KSP निकाला करते थे, दैट इज Ag1 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन।
अब हम कैसे निकालते थे, जरा सोचो। वो कहते हैं, क्या आप ये समझ पाते हो कि लैम्डा मोलर इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। जब आपने ये इनफाइनाइट लिखा तो ये मोलारिटी S बन जाती थी, 1 0 0 1 माइनस S S और KS भी हुआ करता था S स्क्वायर। तो क्या हम S निकाल पाएंगे? तो S इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय लैम्डा मोलर इंफिनिटी। S निकालो, वहां पुट करो तो KS भी आ जाएगा। इसका मतलब solubility product can be calculated. Solubility product can be calculated. दोबारा देख लो, किसी सॉल्ट में 1 0 0 1 माइनस S सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता था इस आयन की कंसंट्रेशन इनटू द अदर आयन कंसंट्रेशन। S इनटू S आना चाहिए था S स्क्वायर। वो आपसे कह रहे हैं हमारे पास S तो है ही नहीं, तो S निकालने के लिए वो कहते हैं कि क्या आपको ये फॉर्मूला आता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। सैचुरेशन आ चुकी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये S हमने निकाल लिया और ये S हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। तो आप सॉल्युबिलिटी निकाल पाओगे और सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल सकता है। फिर हमने बात वही प्रूव की है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के जो कांस्टेंट्स थे वो सारे कांस्टेंट्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट होते थे। तो ये तीनों पॉइंट समझ आए? देख लो, तीनों फॉर्मूलाज क्लियर है, चेक करो। हाँ जी बेटा, हाँ जी करें आगे। ऐसे बेटा हम जब करते थे आयनिक इक्विलिब्रियम तो हम कहते थे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW। KW होता था हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ये वैल्यू जो है ये भी हमने कहां से निकाली है? दिस वैल्यू इज अगेन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलरॉश लॉ। अब आप सोचोगे ये कैसे? पानी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट? वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम कहेंगे वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका लैम्डा मोलर इंफिनिटी कहां से आएगा? आपने भी किया था HCl प्लस NaOH माइनस NaCl। कौन सा लॉ निकाल दिया हमने? कोलरॉश लॉ यूज कर दिया। अब वो कहते हैं लैम्डा मोलर इंफिनिटी इज कापा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ये किसकी इक्वल है? इट इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। यानी जो मोलारिटी है एक्चुअल में है क्या? इट इज कंसंट्रेशन ऑफ, यानी मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ M इज इक्वल टू आयनिक कंसंट्रेशन ये या फिर OH नेगेटिव, क्योंकि पानी के अंदर दोनों आयन्स की कंसंट्रेशन बराबर होती है। तो आप यहां से M निकाल लो, M कैन बी कैलकुलेटेड और ये वैल्यू आ रही थी 1.07 10 raised to power -7 मोलर एट रूम टेम्परेचर। यानी जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये जो वैल्यू है ये कितनी मिल रही है? दिस वैल्यू इज फाउंड टू बी 1.01 into 10 raised to power -7। तो हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। इसमें आपके पास हमने कहा मोलारिटी इज कैलकुलेटेड एज 1.01 एंड दिस वैल्यू इज टोटली एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अब KW जो है दैट इज गोइंग टू बी H3O पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ये आ गया 1.01 10 raised to power -7 into 1.01 10 raised to power -7।
तो ये बन जाता था 1 इंटू 10⁻⁻14। तो आपको याद होगा हम लोग कहते थे KW इज ऑलवेज 10⁻⁻14। तो जब आप कहते हो KW इज गोइंग टू बी 10⁻⁻14, उसका मतलब यही था कि आप आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू लिखते थे ये कहाँ से आ रही है? दिस इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉनरॉस लॉ। यानी जो आपने +1 में किए थे कांस्टेंट्स, उन कांस्टेंट्स के लिए जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हमारे पास 6 एप्लीकेशंस वी हैव डन। अब मैं इस सबको सम अप कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा कि एप्लीकेशंस ऑफ कॉनरॉस लॉ। तो अगर हम सारी एप्लीकेशंस को एक साथ लिखें तो हमें समझ आ जाएगा हमें करना क्या है। तो एप्लीकेशंस ऑफ कॉनरॉस लॉ, तो आज मैं इसकी असाइनमेंट भेज दूंगी बेटा आपको। आपने आज इन सब के क्वेश्चंस कर लेने हैं सो दैट हमारा ये टॉपिक आज ही क्लास में खत्म हो जाए। देखो इधर, फर्स्ट एप्लीकेशन, लैम्डा मोलर इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी नोन। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास है अल्फा, दैट इज लैम्डा मोलर C अपॉन लैम्डा मोलर इंफिनिटी, ये हम निकाल सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन इज Ka, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट Kb, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। Ksp can be calculated and S can be known। तो आप सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दोनों निकाल सकते हो। और लास्ट आपने लिखा Kw is 10⁻⁻14 calculated with the help of कॉनरॉस लॉ। तो कॉनरॉस लॉ इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। यानी अगर लैम्डा मोलर इंफिनिटी होगा तो ही अल्फा आएगा, अल्फा है तो Ka आ जाएगा, Kb आ सकता है। Ksp के लिए आपने हमेशा याद रखना है, स्टार्ट ही ऐसा करना है, लैम्डा मोलर इंफिनिटी कापा इंटू 1000 बाय सॉलिबिलिटी। तो S निकल जाएगा और S से फिर Ksp आ जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है and this is named as ionic product of water। ठीक है जी। तो these are the applications of कॉनरॉस लॉ, जिसके बेसिस पे अब हमने न्यूमेरिकल्स कवर अप करते हैं। जल्दी से इसको नोट करेंगे और अब जो असाइनमेंट बेटा मैं आपको भेजूंगी that you are going to solve and we'll discuss the doubts of that assignment in the next coming class। Okay?